नमस्कार, एवन तहलका हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं शारदा सरोहा। रोहतक में नेपाली लड़की के साथ बलात्कार के बाद हत्या के मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि फरार आरोपी सोमवीर का शव दिल्ली के बवाना इलाके से मिला है। बताया जा रहा है कि सोमवीर ने जहर खाकर खुदकुशी की है। लेकिन क्या यह मामला सिर्फ इतना ही है? क्या यह खबर सिर्फ इतनी है कि एक वारदात होती है जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई कर दी है, या फिर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? एक बार फिर सवाल खड़े हो जाते हैं कि इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों की सोच क्या है? इस मामले के सामने आने के बाद, इस हैवानियत के सामने आने के बाद, क्या एक बार फिर विचार की जरूरत नहीं है कि आखिर ये वहशीपन कब थमेगा? बलात्कार किए गए एक विभत्स तरीके से किया हुआ है। फांसी की सजा जो है महिला आयोग रिकमेंड करता है। रोहतक में 1 फरवरी को एक लड़की लापता होती है। 4 फरवरी को लड़की का शव शत-विशत हालत में मिलता है। मामला मीडिया, महिला आयोग के संज्ञान में आता है, तो पूरी पुलिस फोर्स के साथ अब तक जो कार्रवाई की गई है वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा शुरू करेंगे। रोहतक के बहु अकबरपुर गांव में मंदबुद्धि नेपाली युवती के साथ हैवानियत के बाद हत्या का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने सोमवार को हैवानियत के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस वारदात की तह तक पहुंचने के लिए दिन रात एक कर दिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी गद्दीखेड़ी गांव के रहने वाले हैं। इन 8 जो पकड़े गए अभियुक्त हैं, इनमें एक नेपाली मूल का संतोष नाम का व्यक्ति भी शामिल है। तो ये बाकियों के बारे में बता दीजिए, जो बाकी लोग गिरफ्तार किए गए वो कहाँ के हैं? जो बाकी लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो गद्दीखेड़ी गांव के हैं और इसमें आगे हमारी तफ्तीश जारी है। अगर कोई और भी इसमें कोई अभियुक्त होगा तो उसको भी हम पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। वहीं फरीदाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक में दरिंदगी की हद पार करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। पूरी इस प्रकार का जो घिनौना काम किया है, सख्त से सख्त कार्रवाई जो कानून के अनुसार होगी मिलेगी। बता दें कि 4 फरवरी को रोहतक के बहु अकबरपुर गांव की नहर के पास नेपाली युवती का शव मिला था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवती के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की बात सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन सख्ते में आ गया था। हालांकि पुलिस ने इस ब्लाइंड केस को सुलझाने में ज्यादा वक्त नहीं लिया और मात्र 4 दिनों में ही इस वारदात का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। रोहतक से सुदर्शन पवार, एवन तहलका, हरियाणा। तो पूरे केस के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली जो रही है, पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो भी सामने आ चुकी है। पूरा केस क्या था उस पर और ज्यादा डिटेल ले लेते हैं। एवन विशेष संवाददाता सुदर्शन पवार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदर्शन, अभी तक मामले में क्या कुछ अपडेट मिल पाई है, सबसे पहले ये जानेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले के अंदर अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि खुद हरियाणा के पुलिस महानिदेशक यशपाल सिंघल द्वारा की गई है। इस पूरे मामले में ज्यादातर जो आरोपी हैं वो रोहतक के गांव गद्दीखेड़ी के रहने वाले हैं, जो कि हिसार रोड के पास ही सटा हुआ एक गांव है। इस पूरे मामले के साथ अगर जांच की बात की जाए तो अब तक इसके हाथ जांच के दौरान जो तथ्य लगे हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि लड़की जो है वो खुद घर से निकली थी। इसके बाद जो है कुछ युवकों ने उसका पीछा किया। इसी दौरान जो है पीछा करते करते लड़की घर से रास्ता भटकते हुए नए बस अड्डे के पास पहुंच गई। वहां एक प्रत्यक्षदर्शी जो है पुलिस को मिला है, एक बस का ड्राइवर पुलिस को मिला है, जिसने जांच के दौरान पुलिस को बताया कि वहां उसने एक 2-3 लड़कों को देखा था जो एक लड़की को ऑटो में बैठाने की कोशिश कर रहे थे। जबरन लड़की उनका विरोध कर रही थी। इसके बाद जो है लड़की वहां बराबर से एक गली के अंदर दाखिल हो गई और वो लड़के वहां से मुड़ गए। यही पुराने नए बस अड्डे के पास से निकलते हुए कुछ देर बाद जो है लड़की को हिसार रोड पर देखा जाता है, जो कि बहुत उल्टा बहुत दूर का इलाका है नए बस अड्डे के हिसाब से।
वहां पर फिर से जो है 4 लड़के जो है उस युवती को उठाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद उसे उठा करके हिसार रोड के पास, बहु अकबरपुर के पास, इस खेत के पास का जो सुनसान इलाका है वहां ले जाते हैं। वहीं पर ले जाकर के उसके बाद जो है उक्त युवकों के साथ ही शराब की बोतलें लेकर वहां पहुंचते हैं। कुछ और सामान जो है वो वहां पर मंगवाया जाता है। इसके बाद देर रात 12:30 पौने 1 बजे तक जो है वहां हैवानियत का वो वैश्यपन का वो नाच चलता है जिसकी कल्पना करना संभव है, जिस शब्दों में बयान कर पाना बहुत मुश्किल है। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला तमाम कुकर्ते जो है। तरफ से जानकारी क्या मिल पाई है, कैसे इस गुत्थी को सुलझाया गया है, आरोपियों तक पुलिस कैसे पहुंच पाई आखिरकार? उस युवती की हत्या के बाद जो है एक का एक बाद वहां से फरार होते हैं। इस पूरे मामले की साइबर एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी जांच के बाद जो है आज यह खुलासा हुआ है और आज दोपहर के आसपास उक्त 8 युवकों को हिरासत में लिया गया है और एक युवक सोमवीर जो है फरार बताया जा रहा था, जिसके बारे में सूचना अभी यह मिली है रोहतक पुलिस को कि उसने शायद बवाना के इलाके में जहर खाकर के आत्महत्या कर ली है। इस पूरे मामले की जांच में अब तक ये एक कहानी जो है रोहतक पुलिस के हाथ लगी है। जो 8 युवक पकड़े गए हैं उन्होंने अपना अपराध कबूल कर लिया है। एक नेपाली युवक संतोष भी इस वारदात में शामिल है जो उसी इलाके के अंदर चाउमीन वगैरह बनाने का काम करता है। लेकिन जो 7 युवक हैं जो पकड़े गए हैं उन्हीं का मित्र है। जब शराब के नशे में उन्होंने उसे भी फोन करके वहां मौके वारदात पर बुला लिया था, जिसके लिए वो वहां पर पहुंचा था और उसके बाद जो है बराबर वह भी उनकी उस वारदात में शामिल रहा है। इससे ज्यादा कोई तालमेल संतोष नेपाली के साथ जो है उक्त युवती का अब तक स्थापित नहीं हो पाया है। तो ये वो कहानी है जो अब तक रोहतक पुलिस के हाथ लगी है। हालांकि आज देर रात तक जो है सीआईए में पूछताछ का दौर चलना है, जिसके आधार पर असलियत जो है वो सामने आ सकेगी कि किस 8 युवकों में से किसकी भूमिका क्या थी, किसने हत्या में जो है क्या क्या चीज का प्रयोग किया था, कौन कौन से वाहन जो है उसे वहां तक ले जाने में प्रयोग किए गए थे। एक और अहम बात आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। चर्चा इस बात की आपसे लेना चाहेंगे जानकारी कि पुलिस की तरफ से ये दलील दी जा रही थी कि ब्लाइंड केस है, हो सकता है परिवार के किसी सदस्य का इसमें हाथ हो, उसको लेकर क्या कुछ डिटेल मिल पाई फिलहाल? हाँ देखिए, बिल्कुल निसंदेह आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आरंभिक जांच के दौरान यह लग रहा था लड़की के जो परिजन है वो बहन है और जो परिजन है उनकी जो बातचीत है उनमें विरोधाभास खड़ा हो रहा था। लेकिन जांच के दौरान बाद में यह साफ हुआ कि उनकी किसी बात जो वो कह रही हैं उसमें विरोधाभास नहीं है। टेक्निकल तरीके, साइंटिफिक तरीके से जो जांच चली है उसके बाद यह साबित हुआ कि जिन लोगों के उस रात मोबाइल फोन्स उस इलाके में ब्लिंक कर रहे थे वो बाद में बंद कर दिए गए और यही जांच के दौरान जो है एक बड़ा आधार माना गया। साइबर एक्सपर्ट विवेक शर्मा जो मौके पे लगातार पिछले 2 दिन काम कर रहे थे उन्होंने इसी बात को बड़ा आधार माना। इसके आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ की गई और जब उन्होंने ये पूरी वारदात कबूली, बाकी साथियों के नाम बता दिए रोहतक पुलिस को, तो उसके बाद फिर पुलिस के लिए इन बाकी लोगों को गिरफ्तार कर पाना बड़ा आसान था। एक युवक भागने में कामयाब हुआ। फिलहाल जो रोहतक पुलिस की जो शुरुआत की स्टोरी थी उसके बाद बीच में कई मोड़ आए और आज सुबह तक की भी अगर बात करें तो रोहतक पुलिस के पास जो जांच की जो तस्वीर थी वो बहुत साफ नहीं थी। लेकिन डीजीपी चूंकि खुद 9 बजे के दौरान जो है रोहतक पहुंच गए थे और लगातार एसआईटी के साथ बैठकों का दौर बढ़ा रहे थे, सरकार पर प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। यही वो काम था कि पुलिस ने जांच में तेजी की और लगातार कुछ और पहलुओं की जानकारी आपसे लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तमाम मेहमान भी चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले एवन तहलका के निदेशक हरविंद्र मलिक चर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सीनियर एडवोकेट रीटा कोहली भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जसबीर सिंह अहलावत और बीजेपी नेता बीबी सिंगल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके साथ कांग्रेस प्रवक्ता संत कुमार भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले सभी मेहमानों का स्वागत है चर्चा में। मलिक साहब, सबसे पहला सवाल आपसे। 1 तारीख को एक लड़की लापता होती है, 4 तारीख को लड़की का शव जिस हालत में मिलता है वो हमारे सामने है। उसके बाद अब तुरंत पुलिस कार्रवाई के नाम पर सब कुछ सामने पेश कर देती है। क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले के बारे में? देखिए, पुलिस की जो कार्रवाई थी इस मामले में उसमें तो निसंदेह है कि उन्होंने बहुत जल्दी इसको ब्रेक किया है जब उनके संज्ञान में ऐसा आया है, क्योंकि पुलिसिंग चप्पे चप्पे पर नहीं हो सकती, पुलिस हर व्यक्ति के साथ नहीं हो सकती। ये फिर से कहीं ना कहीं हमारे बदलते समाज का एक बार फिर से आईना दिखा रहा है ये केस। ये एक तरफ दिल्ली में जब हुआ था, जब राजधानी में हुआ था तो उसकी इतनी ज्यादा रिपोर्टिंग हुई थी, उस पर मतलब कहीं भी कॉन्सेंस हिलाने वाली रिपोर्टिंग हुई थी। मीडिया ने बहुत सकारात्मक रोल निभाया था कि लोग डरे भी, लोग उस मर्म को समझे भी। लेकिन आप देखिएगा कि दिल्ली के इतने नजदीक, राष्ट्रीय राजधानी के नजदीक कुछ दिनों बाद फिर से उससे भी बड़ी घटना घटती है, उससे भी घिनौनी घटना घटती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही सामाजिक इशू है कि लोगों को ना तो रिपोर्टिंग से असर हो रहा, ना पुलिसिंग से असर हो रहा, ना ही ऐसा लग रहा कि लोगों में ऐसे भय है
है कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, है ना, या तुम्हारे को दंड मिलेगा, या दंड किस लेवल पे मिल सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये जिस तरीके के लोग पकड़े गए हैं इनमें से किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि तुम देर सवेर पकड़े जाओगे। क्या एक पहलू ये भी है कि अगर ये डर जिस वक्त अब 9वें आरोपी ने आत्महत्या की है, शायद वो डर की वजह थी, क्या ये डर पहले नहीं दिख रहा था? उस वक्त क्या मानसिकता होगी, अब क्या मानसिकता? देखिए, कहीं ना कहीं एक फतूर है, कहीं ना एक फतूर है, एक अजीब सी दुनिया बन गई है कि आनंद लेने की, कि शराब और शबाब, कहीं ना कहीं ये डीप रूटेड प्रॉब्लम है हमारे समाज में, खासतौर से उत्तर भारत में कुछ ज्यादा ही है। ये है तो हर जगह कहीं भी हो सकते हैं ऐसे किस्से, लेकिन उत्तर भारत में कुछ ज्यादा ही है। अगर जैसे उस लड़के ने अगर सुसाइड किया है तो अपने आप में कंफर्म कर रहा है कि यही विक्टिम यही थे वो करने वाले लोग, है ना। जो इसका मतलब ज्यादा तस्दीक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अभी पुलिस को। ये कहीं ना कहीं सामाजिक इशू है कि लोग अपने घरों में कैसे संस्कार दे रहे हैं, कैसे लोग बना रहे हैं, कैसे बच्चे हो रहे हैं, किस तरह की शिक्षा हो रही है, किस तरीके का माहौल है, महिलाओं के प्रति नजरिया कैसा बन रहा है। और धीरे धीरे वही डेवलप होता है कि अगर ढली शाम को या किसी वक्त कोई लड़की अकेली दिखती है, अरे ठा लो इसने और दारू मंगा लो, और फिर जो उनका मन इच्छा लगता है वो कर लो, और फिर मार दो, और मारने के बाद भी मतलब उस लाश के साथ भी ऐसा घिनौना खेल खेले। जी बिल्कुल, यही सवाल है कि क्या सिर्फ इसे इतना खबर भर कहा जाए। आपके पास आना चाहेंगे जसबीर सिंह जी, क्योंकि सामाजिक मुद्दा इसे कह रहे हैं। सिर्फ इतनी सी खबर हो जाए कि एक बलात्कार की घटना होती है, उसके बाद पुलिस की कार्य प्रणाली सामने आती है, पुलिस की कार्रवाई सामने आ जाती है। इस खबर को, इस पूरी वारदात को किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए शारदा, ये केस जो है ये वैसे अबडक्शन, रेप, मर्डर और डंपिंग का केस है जी। और ये जो केस है, इससे ऐसा नहीं है कि पुलिस के पास कोई तंत्र नहीं है कि कोई भी आदमी कहीं पे कुछ करके और कहीं पे वो चंपे पे पुलिस वैसे भी नहीं, जैसे हरविंदर ने कहा था, हो भी नहीं सकती। क्योंकि देखिए, मॉरल कैरेक्टर और नेशनल कैरेक्टर कई चीज़ें हैं। जो मॉरल कैरेक्टर अगर हमारी सोसाइटी का जिस ढंग से है, वो मॉरल कैरेक्टर जब तक नहीं सुधरेगा तो कोई पुलिस या कार्रवाई इसके अंदर कोई इलाज नहीं कर सकती। मॉरल कैरेक्टर को हमारे जो सिस्टम के अंदर पहले एक हमारे समाज के अंदर एक सिस्टम था, जैसे खाप पंचायतें फलाना कोई चीज़ होती थी, लेकिन अब वो खाप पंचायतें वगैरह वो कुछ ऐसी चीज़ें होती थी कि वो जैसे एक परिवार इकट्ठा बैठ के और वो कोई अपने नॉर्म्स बनाता था, सिखाता था। अब तो आप उसको समाज को छोड़िए, अब तो परिवार भी इकट्ठे नहीं रह पा रहे हैं। तो उसका कोई एक पहलू ये है यहाँ पर कि अगर लड़की की डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस की कार्रवाई इतनी तेजी होती है, तो क्या लापता होने के बाद ये कार्रवाई इतनी तेज नहीं हो सकती थी? लापता बिकॉज ये जो केस, जो पुलिस को जो सबसे पहले जो केस और जो इन्फॉर्मेशन मिली, उसके हिसाब से ये बिल्कुल ही, क्योंकि कोई ना कोई लीड उन्हें पकड़नी पड़ेगी। ये जैसे इन्होंने आप जो बता रहे थे कि लीड के हिसाब से उन्होंने कोई वो फोटो मिल गई उनको, उससे वो पकड़ के उन्होंने कार्रवाई करने के लिए कुछ ना बिल्कुल ब्लाइंड केस के अंदर कहीं ना कहीं से लीड लेके उन्होंने वो आगे चलना पड़ेगा। और उसमें चलने के लिए जितने टाइम के अंदर ये किया, तो इसमें तो पुलिस के तंत्र को शाबाशी ही मिलनी चाहिए। बिल्कुल। सिंघल साहब, फिलहाल सरकार पर आरोप लगे, पुलिस पर आरोप लगे, उन तमाम सारी बातों से दूर होते हुए पूरे केस में किस तरीके की कार्रवाई देख रहे हैं और पूरे केस को आप क्या कहना चाहेंगे फिलहाल? शारदा जी, जिस तरह से ये केस हुआ है, इसकी पहले तो जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। मुझे लगता है जो केस की जानकारी आ रही है, इस केस में निंदा करने के लिए भी शब्द कम पड़ रहे हैं। दूसरा, मलिक साहब जैसे जिक्र कर रहे थे, चप्पे चप्पे पे पुलिस नहीं लगाई जा सकती। मैं थोड़ा सा एक आंकड़ा आपसे शेयर करना चाहूँगा। 2012 में 24,700 केस रेप के ऑल ओवर इंडिया रिपोर्ट हुए। उनमें से 98% जो केसेस थे, उन केसेस के अंदर या तो कोई रिलेटिव या उसका कोई पड़ोसी वो इन्वॉल्व पाए गए। तो जब इस तरह की स्थिति हो जाए तो यहाँ मुझे लगता है पुलिसिंग भी जो है अपने आप में इनइफेक्टिव हो जाएगी। ये एक अपने आप में सोशल इशू बन जाता है। हमारी मानसिकता क्या है महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति, हमारा नजरिया क्या है सोचने का, और उसके साथ साथ नजरिए के साथ साथ ये जो केस है, ये तो मुझे लगता है मानसिक विकृति का केस है। ये नजरिए का भी नहीं, उससे बढ़ के अलग है। जिस तरह से टोटल उन्होंने एक्ट किया है और मतलब जो अंदर उसके पेट में से सामान मिला है लड़की के, तो ये मानसिक विकृति है। इसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। मैं बधाई देना चाहूँगा तहलका न्यूज़ चैनल को, उन्होंने आज खबर से हटके उससे आगे चल के भी इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए आज इस चर्चा का यहाँ पे आयोजन किया है। तो ये चर्चा होनी चाहिए और इसको वाइडर स्पेक्ट्रम के ऊपर होनी चाहिए। जो जो इसके कारण निकल के आए उन पहलुओं पे गौर होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में फिर दोबारा हम इसी मुद्दे की चर्चा को लेकर ना बैठें। बिल्कुल जी। रीटा जी, आपसे एक महिला होने के नाते, सीनियर एडवोकेट होने के नाते तमाम वो पहलू जानना चाहेंगे जो इस खबर के सुनने के बाद आपके मन में आए, और इसके बाद इस तरह की हरकत ना हो उसके लिए क्या कुछ हो सकता है, वो आपसे सबसे पहले।
देखिए, ये जो ऐसा मुद्दा सामने आया है, इसके बहुत सारे फेसेट्स और पहलू हैं। सबसे पहला, जैसे कि आप सबने कहा, एक सोशल इशू है। सोशल इशू, रेप, क्राइम अगेंस्ट वुमेन जितने भी होते हैं वो सब सोशल इश्यूज ही हैं। जब दिल्ली का निर्भया कांड हुआ तो ये आवाज उठी पूरे देश में, शायद उनको उतनी, हमारा लॉ इतना स्ट्रांग नहीं है, शायद हम उनको ऐसी सजा नहीं दे पाते, शायद उतनी जल्दी सजा नहीं दे पाते, इसलिए ये सब होता है। उस सब का विकल्प निकाला गया, जल्दी भी हुआ, स्ट्रिंजेंट लॉ भी बन गए, सब कुछ हुआ। आज फिर ऐसा हो रहा है। हम कहते हैं मानसिकता खराब है, इसको एक जनरेशन लगेगी क्योंकि हम मॉरल वैल्यूज आज देंगे। आज मैं आपको ये कहूंगी कि हमारे में इतनी पेशेंस नहीं है कि हम एक जनरेशन तक वेट करें। आई थिंक आज वो वक्त है कि हम मीडिया को, हम मास मीडिया को फुली रिस्पॉन्सिबल कहेंगे। जो कमोडिफिकेशन प्रोडक्ट विमेन को आप बना के दिखाते हैं और जिससे कि लोगों में वो लस्ट आती है, जिसमें कि उनको सिर्फ एक कमोडिटी देखा जाता है। आप अगर कितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स देखें तो विमेन एक कमोडिटी है कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए। अगर उसको दिखाया भी जाता है, या तो वो फैमिली का हिस्सा है, फ्रेंड सर्कल में है, कुलीग है, उसकी कोई इंडिविजुअलिटी है नहीं, और अगर उसको कभी कहीं पे स्ट्रॉन्ग उसमें दिखाएं तो वो हम उसको सुपर वुमेन कैसे दिखाते हैं? वो घर का सब ध्यान रखेगी, वो कुकिंग करेगी, वो अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करेगी। आई थिंक टाइम आ गया है कि हम वुमेन को एज इंडिविजुअल पोर्ट्रे करें, एज डिसीजन मेकर पोर्ट्रे करें, एंड अ पर्सन इन कंट्रोल पोर्ट्रे करें। ये नहीं कि हमें किसी पे निर्भर होना है, हम खुद अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब तक, अगर प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान से इतनी एडवर्टाइजमेंट बन सकती है टॉयलेट्स के लिए, तो आई थिंक आज इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को अपने ऊपर ये लेनी चाहिए जिम्मेदारी कि हम ऐसी एडवर्टाइजिंग करें कि जिसमें जेंडर इक्वलिटी हो। बिल्कुल, आप जब तक इक्वलिटी नहीं लाएंगे कोई विमेन को रिस्पेक्ट नहीं कर सकता इस देश में। बिल्कुल, बेहतरीन बात है। संत कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संत कुमार जी, चर्चा में आपका स्वागत है और आपसे सबसे पहले प्रतिक्रिया यही लेना चाहेंगे। इस पूरे केस के सामने आने के बाद 8 आरोपी गिरफ्त में है, 9वें ने आत्महत्या की है, ये जानकारी मिल पा रही है, क्या कहेंगे? जी देखिए, इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं। पहले तो मैं मलिक साहब का और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं जी कि तहलका चैनल ने कोई सनसनी फैलाने की खबरें नहीं दी, इसको बड़े सकारात्मक तरीके से लिया और सारी बातें समाज के सामने रखने का काम किया। इसके लिए तहलका बधाई का पात्र है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पुलिस को एकदम से हम इनाम देने की बात करते हैं, ट्रेस कर लिया, इसमें सबसे बड़ा अगर अहम रोल है तो वो पिछली सरकार का है। अगर वो कैमरे नहीं लगाते, अगर वो साइबर का जितना सामान पिछली सरकार ने पुलिस को ट्रेंड किया था, उसकी वजह से ये केस ट्रेस हो पाया है। अगर पुलिस की इतनी, मैं पुलिस को बधाई जरूर देता हूं कि उन्होंने साइबर का ठीक उपयोग करके इस केस को ट्रेस किया। लेकिन 1 तारीख से अगर पुलिस से एक्टिव होती तो 4 तारीख तक ट्रेस कर सकती थी, लेकिन डेड बॉडी मिलने के 4 दिन के बाद ट्रेस किया, इसलिए कोई इनाम की बात पुलिस के लिए नहीं हो सकती। और जबकि पुलिस के रोडवेज के ड्राइवर ने 2 तारीख को पुलिस के नोटिस में ला दिया। कुछ लोग जबरदस्ती एक नेपाली युवती को बिठाने की कोशिश कर रहे थे। है कितना, रोहतक के एरिया के अंदर डेड बॉडी मिली है, थाने से थोड़ी दूरी पे डेड बॉडी है। वो पुलिस क्या कर रही थी? 3 दिन तक डेड बॉडी को कुत्ते नोचते रहे। तो पुलिस की कुछ न कुछ गैर जिम्मेदारी का रोल लिया है। टीम की तरफ से सीनियर ऑफिसर ने जब इंटरेस्ट लिया है तब जाके। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ जी, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो खाप पंचायत की बात मेरे मित्र ने की वो बड़ी ठीक थी। ये ठीक कहा मलिक साहब ने कि चप्पे चप्पे पर पुलिस नहीं हो सकती, लेकिन पुलिस का भय, समाज का भय, खाप पंचायत का भय दोषियों के दिल में इतना बैठा होना चाहिए कि तुम्हारा पता लगते ही सामाजिक बहिष्कार, केवल तुम्हारा नहीं तुम्हारे परिवार का भी खाप पंचायत बहिष्कार करेगी अगर इस किस्म के घिनौने काम करोगे। लेकिन जिस प्रकार से कुछ लोग खाप पंचायतों के खिलाफ आए, उसी का रिजल्ट ये है
क्या डर निकलता एक और अलग पहलू है संत कुमार जी, उस पर भी आएंगे। मलिक साहब जी बिल्कुल आपके पास आएंगे। मलिक साहब, चर्चा ये हो रही है कि पुलिस की लापरवाही हुई है या नहीं हुई है। फिलहाल जरूर पुलिस ने कार्रवाई की है। महिला आयोग की टीम की तरफ से स्पेशली एक बात कही गई है कि पीड़ित परिवार ने कहा कि हमारी लड़की लापता है, कार्रवाई के नाम पर कुछ कीजिए, डेड बॉडी सामने आने के बाद कार्रवाई की जाए। देखिए, जैसी रिपोर्ट है उसमें दोनों हैं कि जो पहला जहां रिपोर्ट हुई उन्होंने तो ढिलाई बरती है, निसंदेह ढिलाई बरती है कि 3-4 दिन तक जिस तरीके से उनको ढूंढना चाहिए था वो नहीं किया। हमारा कहना यह था कि उसके बाद जब तकनीक का फायदा उठाते हुए जिस ढंग से क्रैक किया है वो उन्होंने ठीक किया कि काफी जल्दी उन्होंने इसे ब्लाइंड केस को क्रैक किया है। लेकिन रूप दोनों है, वो ढीला रूप भी है और एक चुस्त वाला भी है। जब मीडिया में ये बात उठ जाती है, पूरे भारतवर्ष में फैल जाती है, बार बार हैमर होती है, ये सिस्टम तभी जागता है। ये ठीक है कि देखिए, राजनीति अपनी जगह है कि जहां कैमरे हैं वो ओवरनाइट तो नहीं आए, और हम यहाँ किसी पार्टी विशेष की बात भी नहीं कर रहे हैं, क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं। अगर पुलिसिंग ने किसी इक्विपमेंट उसको अच्छे दिए थे पहली वाली सरकार ने, और इस सरकार के में उसको अच्छे से यूज कर दिया, तो ये तो दोनों तरफ से भलाई काम है। यहाँ कोई क्रेडिट और डिस्क्रेडिट की बात नहीं, ये फैक्ट बात है कि पुलिस वालों को इमीडिएटली जो एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं लिया। लेकिन अगर वो लेते तो भी डेड बॉडी ही मिलती। मुद्दा ये है कि ठीक है, उन्होंने वो जहां वो लाश को क्षत विक्षत अवस्था में मिला, शायद वो थोड़ी कंप्लीट अवस्था में मिल जाती। क्राइम तो हो चुका था, मुद्दा तो ये है, क्राइम तो हो चुका। और अभी जो खाप की बात कर रहे हैं सर जी, ऐसे मुद्दों पे खाप वाले भाई साहब सामने नहीं आते हैं। यही एक सवाल। हाँ। मुद्दे वो तब आते हैं जब दो बच्चे प्रेम कर बैठते हैं, प्रेम और विवाह के बीच में कूदते हैं। अभी देखेंगे कितने खाप वाले आके लानत पोतेंगे, कितने खाप वाले आके जाके इनके बहिष्कार करेंगे, है ना। अभी तक जब भी हमने देखा कि ऐसे मुद्दों पे नहीं आते ये बाबूजी, ये लोग अपनी अपनी दुकान नहीं जमाते। सिर्फ जो जिंदा प्रेमी प्यार करने वाले बच्चे अपने मन से विवाह करके घर बसाना चाहते हैं वहां कूदते हैं। ये जरूर एक सवाल खाप पंचायत के लिए ना ही ऐसी कोई सामाजिक मूवमेंट किसी खाप ने नहीं चलाई है कि महिलाओं के प्रति नजरिया बदलो, महिलाओं के प्रति, अपनी माँ बेटियों के प्रति नजरिया बदलो। अगर वो बदलेंगे, अगर वो ऐसी मुहिम चलाएंगे, एवं तहलका उनका आगे बढ़ के, हमारा कोई निजी विरोध नहीं है किसी खाप से, लेकिन हम भी बढ़ चढ़ के उनका सहयोग देंगे। हरियाणा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई भी सामाजिक मूवमेंट नहीं चल रहा इन मुद्दों में। जो भी चल रहे तो सरकारी चल रहे, थोड़े बहुत तो सरकारी वाले हैं। आप बेटी बचाओ आंदोलन, एक दिन उद्घाटन हो जाता है, दूसरे दिन तो कहीं प्रचार में भी नहीं, जिसके विज्ञापन के नाम पर भी राजनीति जरूर होती है। उसमें भी राजनीति होती है। रीटा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कि दो तीन मुद्दों पे सिर्फ एक लाइन बोलूंगी कि जो पुलिस है, आई थिंक उसको थपथपाने की बजाय हमें चाहिए उनको कंडेम करना। चाहे वो क्राइम हो चुका था, ये सिर्फ ये शो करता है कि पुलिस कितनी संवेदनशीलता की जरूरत है। संवेदनशीलता सबसे बड़ा मुद्दा है, पहली बात। दूसरी बात, पुलिस ने अगर कार्रवाई की तो ये नहीं कि वो बहुत सेंसिटिव हो गए थे। पीएमओ से, चीफ मिनिस्टर से पूछा गया कि इस केस का क्या हुआ। चीफ मिनिस्टर से दबाव डीजीपी पे है, डीजीपी से दबाव है, डीजीपी जाके वहां बैठे हैं इसलिए कार्रवाई हुई, इसलिए नहीं कि कोई मर गया, किसी का मर्डर हो गया या किसी के साथ रेप हुआ है। ये किसी भी औरत के लिए, किसी भी इंसान सिटीजन के लिए नहीं हुआ। ये सिर्फ आपको एक डंडे के जोर पे जहां आप करना चाहिए, ये जरूर प्रूव करता है कि जब आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पर जब आप हाथ पे हाथ धरे बैठते हैं, स्पेशली एक गरीब इंसान, एक औरत, उसके लिए कुछ नहीं करती सरकार जब तक कि कोई ऊपर से हैमर नहीं करता। पहली बात। दूसरी बात, इसी चैनल पे, आपके चैनल पे, जब रोहतक की 2 बहनों ने बस में वो किया था, तब आप ही के हरियाणा के बड़े बड़े बुजुर्गों ने खड़े होकर उन लड़कियों के खिलाफ बोला। वो खाप का हिस्सा नहीं है क्या? वो बुजुर्ग औरतें, वो मर्द जो सब सर्टिफिकेट और एफिडेविट लेके लाइन में खड़े हो गए, उन्हीं लड़कियों को कंडेम करने। ये हरियाणा है, यहाँ हम बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत नेशन वाइड हुई है। आई थिंक अब ये टाइम आ गया कि स्टेट को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी एक लार्जर पर्सपेक्टिव। जी जी, चर्चा जरूर आगे बढ़ाएंगे। संत कुमार जी, इल्जाम ना लगाइए। संत कुमार जी आपके पास आएंगे, चर्चा कई और पहलुओं पर करने चाहेंगे, और जरूरी भी है कि आखिरकार संवेदनशीलता की बात जो रीटा जी ने कही है वो इसलिए भी जरूरी हो जाती है कि संवेदनशीलता जगाने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ मीडिया की बच जाती है? जब टीवी पर कुछ विजुअल देखे जाते हैं, कुछ तस्वीरें देखी जाती हैं, तो सारा देश एक साथ इकट्ठा होकर सड़कों पर उतर आ जाता है। उसके 4 दिन बाद क्या होता है, इस तरह की वारदातें फिर क्यों सामने आती हैं? इस पर चर्चा तमाम मेहमानों के साथ करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। बने रहिए हमारे साथ। वहशीपन की हद रोहतक में की गई है, इस पर चर्चा कर रहे हैं, और इस चर्चा के बीच एक और अहम जानकारी जो मिल पा रही है वो ये है कि 9वें आरोपी जिसके आत्महत्या करने की जानकारी मिल पा रही थी, वो फिलहाल शायद अस्पताल में भर्ती है। उसने आत्महत्या की कोशिश की है। इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ सुदर्शन पवार लगातार हमारे साथ बने हुए। सुदर्शन, क्या कुछ जानकारी है?
देखिए, शाम 6 बजे के आसपास रोहतक पुलिस को सूचना मिली थी कि जो नोवा आरोपी है बलजीत, उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली है दिल्ली के बवाना इलाके में। इसके बाद से ही रोहतक पुलिस दिल्ली पुलिस के संपर्क में थी और कोशिश कर रही थी किसी भी तरीके से यह स्पष्ट करने में कि बलजीत जिंदा है या एक्सपायर हो गया है। इसी दौरान जो है सोमवीर को लेकर के सूचना यह मिली कि वह शायद एक्सपायर हो गया है, लेकिन अभी हरियाणा पुलिस जो है मौके पर पहुंच चुकी है और सूचना यह है कि नया गांव के पास जो है उसने जहर खाने के बाद आत्महत्या की कोशिश की है और उसके तुरंत बाद वहीं आके पास में स्थित किसी अस्पताल में दाखिल हो गया है। फिलहाल हरियाणा पुलिस अभी अस्पताल में पहुंची है और डॉक्टरों के संपर्क में है, यह जानने की कोशिश कर रही है कि उक्त आरोपी एक्सपायर हो चुका है या जिंदा है। फिलहाल ताजा स्टेटस जो है अभी रोहतक पुलिस को अपडेट नहीं हुआ है। यह जरूर है कि एसआईटी की टीम जो है अभी उक्त अस्पताल में पहुंच चुकी है जहां नोवा आरोपी जहर खाने के बाद दाखिल है। सुदर्शन, एक और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। चर्चा हम इस मामले से आगे बढ़कर भी कर रहे हैं कि अगर इस तरह के मामले हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, रुकेंगे तो कैसे रुकेंगे। ये जो आरोपी पकड़े गए हैं इनके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है, ये लोग कौन हैं, किस तरह की इनके बारे में और डिटेल मिल पाई है? देखिए, जो गिरफ्तार किए गए हैं 8 आरोपी, उनमें से एक का चरित्र बिल्कुल सामने है। जो नेपाली युवक है वो चाउमीन बनाने का काम करता है, वहीं कभी बस अड्डे के पास और कभी हिसार रोड पर जो है वहीं पर जो है रेडी लगाने का काम करता है। इसके अलावा बाकी जो लोग हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं, जो कि गद्दी खेड़ी गांव के रहने वाले हैं, उनका भी कोई लंबा चौड़ा अच्छा रिकॉर्ड जो है पुलिस को अब तक नहीं मिला है, जिसके आधार पर उन्हें एक अच्छी भूमिका में माना जा सके, समाज की मुख्यधारा से जुड़ा हुआ माना जा सके। बिल्कुल जो है उनके बारे में अभी तक हालांकि पुलिस जो है कुछ खुलकर नहीं बोल रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह कहा जा सकता है कि वो बिल्कुल जैसे कि कुछ आवारा किस्म के युवक होते हैं जिनका उद्देश्य केवल घूमना फिरना, शराब पीना और जो है मस्ती करना होता है। इस टाइप के युवकों की ऐसी छवि जो है उनकी बताई जा रही है जो युवक गिरफ्तार किए गए हैं। यही कारण है कि शुरुआत में 4 युवकों को जिनको हिरासत में लिया गया था पूछताछ के दौरान, तुरंत वो लोग टूट गए पूछताछ में और उन्होंने ही आगे फिर पूरे मामले का खुलासा किया कि कैसे 9 लोगों ने मिलकर के एक लड़की को अपनी जिंदगी का शिकार बनाया और उसके बाद दर्दनाक तरीके से उसकी जिंदगी का अंत कर डाला। तो पूरा का पूरा जो है 8 जो लोग गिरफ्तार पुलिस के हाथ लगे हैं उनका बिल्कुल दूध के धुले हुए नहीं कहा जा सकता। सुदर्शन, बिल्कुल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी सवाल पर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आप कुछ कहना चाह रहे थे सिंघल साहब। एक तो ये जानकारी कि क्या पुलिस का खौफ होगा, क्या कानूनों में बदलाव होगा, उसके बाद इस तरह की वारदातें थमेंगी, ऐसा तो नहीं है क्योंकि वारदातें लगातार सामने आ रही है। उस वक्त क्या सोच रही होगी, क्या विचार रहे होंगे, उस पर आप कुछ कहना चाह रहे थे? शारदा जी, पहले तो जो संत कुमार जी जिक्र कर रहे थे, बड़ा एक गंभीर और ये शर्मनाक हादसा है। इसके ऊपर मैं राजनीतिक तौर पे जवाब नहीं देना चाहूँगा जो वो कुछ जिक्र कर रहे थे। ये आज जो हादसा है जिस पे हम आज चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है आज का समाज, हम सब का सिर जो है शर्म से झुक रहा है आज के हादसे को देख के। ये जो भी समाज के चिंतक हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, चाहे वो खाप पंचायतों का जिक्र कर रहे हैं और भी बहुत सारी संस्थाएं हरियाणा के अंदर हैं, सबको आगे बढ़ के आना चाहिए, इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, हमारे सामाजिक तंत्र को मजबूत करना चाहिए। इसके साथ साथ जो कानूनी पहलू है, खौफ की बात कर रहे थे, पिछले सालों का मैं कुछ डाटा देख रहा था, 2012 के अंदर 1 लाख केसेस जो थे कोर्ट के सामने थे रेप के, उनमें से सिर्फ 3000 केसेस का ही एक्विटल हो पाया। सिर्फ 3% केसों का एक्विटल हो पा रहा है। अब इनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, सजा जो है सख्त से सख्त बने, एक तो ये डेटरेंट के रूप में काम करेंगे। सामाजिक तौर पे तो सामाजिक संगठन, मीडिया के लोग हैं, हम लोग हैं, सब मिलके इसके लिए प्रयास करेंगे पर एज ए डेटरेंट जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, जल्दी से जल्दी इन केसों का फैसला हो, कन्विक्शन रेट इसके अंदर बढ़े, तो वो भी मैं समझता हूँ, और सजा सख्त हो जी, तो इसके लिए कुछ ना कुछ डेटरेंट के रूप में काम कर सकता है। अभी की हालत जो है, मतलब कोर्ट में जिस तरह से केसेस है, मैडम कोर्ट में बैठे देख के बेहतर और बता सकेंगे, तो मतलब सजा का कोई खौफ वाली बात नजर नहीं आती। लंबे लंबे केस चलते हैं, विटनेसेस जो है दाएं बाएं हो जाती हैं, तो उसके बाद उनकी एक्विटल हो जाती है, तो उसके अंदर कोई वो बहुत ज़्यादा कोई जो इस किस्म का करेक्टर जैसे भी सुदर्शन बता रहे थे, तो इन लोगों को फिर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जी। तो सामाजिक पहलू के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए मॉरल एजुकेशन, औरतों के प्रति उनका नज़रिया बदले, और इसके साथ साथ हम सामाजिक ताने बाने को मजबूत करें, और साथ साथ सामाजिक संगठन जितने भी हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है ऐसे मौक़ों के ऊपर आगे बढ़ चढ़ कर आगे आएँ और आगे आके अपनी आवाज़ को बुलंद करें। जसबीर जी, एक सवाल जसबीर जी से लेते हैं कि क्या सिर्फ इतना कहकर छोड़ दिया जाए कि सामाजिक मुद्दा है, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और फिलहाल खाप पंचायतों की भूमिका भी यहाँ पर उठी है, शत विशत मानसिकता है, किसी की मानसिकता खराब है, क्या इतना कहने देने भर से काम चल जाएगा?
किस तरह के बदलाव की शारदा, मुझे लगता है कि हम सारी डिस्कशन ही एक गलत जगह पे कर रहे हैं। हम इलाज की बात कर रहे हैं, हम डायग्नोज नहीं कर रहे कि कारण क्या है इसका बेसिकली। क्योंकि देखो, एक चीज मान लिया हमने कि ये कारण इसका मानसिक विकृति है, नॉर्मल आदमी ये काम नहीं करता। हम ये जो राजनीतिक लोग हैं, विभिन्न आयोग हैं, विभिन्न वर्ग हैं, वो अपने राजनीतिक दोष और अपने उपदेश जो देते रहते हैं उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई एंड नहीं है। उसमें वो कुछ ऐसी सी बात है कि वो हरियाणा में मैंने सुनी, एक बारी 2 आदमी बैठे आपस में खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद प्लेट में सामने 2 सेब रखे थे, एक बड़ा सेब रखा था, एक छोटा सेब रखा था। वो एक आदमी ने पहले खाना खा के बड़ा सेब उठा लिया, तो दूसरा आदमी उस पर दोष और उपदेश देने लगा कि यार तेरी नीयत बहुत गंदी है और तुम बड़ी छोटी सोच का है और तूने खाना ही इसलिए खत्म किया ताकि बड़ा सेब उठा सके। तो उसने बड़े आराम से उसने कहा, कहता भाई अगर तू पहले खाना खत्म कर लेता तो कौन सा उठाता? कहता मैं छोटा उठाता। कहता उठा लेना, वो तो रखा है अभी, वो तो मैंने उठाया ही नहीं, क्योंकि इसका कोई एंड नहीं। और ये जो राजनीतिक लोग कोई कभी कहते हैं कि पुरानी उसकी और कोई वर्ग है, महिला वर्ग है, कोई दूसरे आयोग हैं, ये सिर्फ अगर राजनीतिक दोष उपदेश देते रहे, इसका कोई मतलब नहीं है। हमें ये डायग्नोज करना चाहिए मानसिक विकृति आई क्यों, कैसे समाज में आई क्यों, और इसका इलाज मानसिक विकृति का कैसे। जब तक मानसिक विकृति ये रहेंगी समाज के अंदर, तो वो कोई चीज, कोई पुलिसिया या कोई सरकार या कोई चीज उसको रोक नहीं पाएगी। किसी तरह का डर, किसी तरह का कानून, अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दो। जी बिल्कुल। उसमें छोटी सी चीज कि जब चांद के ऊपर जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, हमारे कहते हैं कि धरती के ऊपर सबसे बड़ी अगर कोई स्ट्रक्चर है वो चाइना की ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, वो सबसे बड़ी, वो जिग जैग वे से बनी और वो कहते हैं ऊपर से वही दिखती है उसमें, क्योंकि नॉर्मेटिक ट्राइब्स आते थे और वो चाइना में उनको, वो चाइना वालों को लूट के चले जाते थे। उसमें कई डायनेस्टीज लगी उसको बनाने में, 700 750 साल के करीब लगी। उसको अगर सीधा करें तो यूं कहते हैं वो धरती के कई चक्कर काट जाते। लेकिन जैसे ही जिस टाइम बन के तैयार हुई, चाइना बड़ा खुश हुआ, कहते हैं अब तो हमें कोई भी नॉर्मेटिक ट्राइब्स आके कोई लूट के नहीं लेके जाएंगे। अगले ही साल 3 बार इन्वेड हुआ चाइना, और वो लूट के लेके गए, एक भी कतरा खून का नहीं बहाना पड़े। क्यों? बाद में देखा कि इसका कारण क्या है। उसमें जो बाहर निकलने के लिए दरवाजे लगा रखे थे, जो बाहर से जो आदमी, जो नॉर्मेटिक ट्राइब्स आते थे, उन्होंने उन दरवाजे पे जो गेटकीपर है उसको ब्राइब किया, उन्होंने दरवाजे खोल दिए, वो आए और लूट के चले। कोई वॉल, कोई ये चीजें वो रोक नहीं सकती जब तक नेशनल कैरेक्टर और सामाजिक ही है। माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहेंगे मलिक साहब, हम चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद इतना ही है कि जो खबर हुई है उसके आगे बढ़कर बात की जाए कि अगर बदलाव की कोशिश की जा सकती तो वो कैसे की जा सकती है। फिलहाल आप क्या स्थिति देखते हैं? खास तौर पर खाप पंचायतों की भूमिका इसलिए सवाल छोड़ रहे हैं कि हो सकता है भविष्य में इस तरह का कोई फैसला लिया जाए, हो सकता है इस चर्चा का कुछ असर उन लोगों पर हो, और अगर वो इस मामले में भूमिका निभा सकते हैं तो किस तरह की? देखिए, जहां तक खाप पंचायतों की बात है, सबसे पहले तो आधार की बात है, वो है ही कहां। मैं नहीं मानता हूं कि हरियाणा में आज के समाज में खाप पंचायतों का कोई खास अस्तित्व है। कुछ लोगों का अस्तित्व है जो खाप के नाम पे अपनी दुकान लगाए बैठे हैं। जी। लोग अपने माँ बाप की नहीं मान रहे आज के टाइम में। कौन मानता खाप वाले की? जी। कौन मानता कि हमारी खाप ने फैसला ले रखा? नहीं मानते। आज से होगा 50-100 साल पहले ऐसा खाप। राजनीतिक आदमियों की अपनी मजबूरी हो सकती है, कोई खाप के पक्ष में 4 लाइनें बोलते रहे ताकि 2 वोट का दुकान बनती रहे। ये हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। हरियाणा में इस वक्त में खापों का कोई अस्तित्व ज्यादा नहीं है। सिर्फ हाँ, मीडिया के इंटरेस्ट का है, क्योंकि वो कुछ नेगेटिव लाइन 2 आदमी बोल देते हैं और मीडिया के लोगों को उसकी खबर मिल जाती है। लेकिन अगर उनकी बातें कोई फॉलो कर रहा है समाज में, ना मुझे नहीं लगता कोई हुड्डा खाप की फैसले को कोई हुड्डा खाप अप्रिशिएट कर रही है। अगर ऐसा ही होता तो मैं तो मलिक हूं। हमारी खाप का एक चौधरी अभी इलेक्शन लड़ रहा था, मोदी साहब के नाम से लड़ रहा था, 7,000 वोट आई। अगर ऐसी खाप साथ होती तो भाई साहब तो सबसे देश में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने चाहिए थे। तो ये खापों को तो इस बीच में ना ही लाया जाए। हम ये मानते हैं, हाँ, कुछ लोग जो खाप का नाम का यूज कर रहे हैं वो ऐसे संवेदनशील किसी मुद्दों के लिए लोगों के वहां जाके यूज करें, बशर्ते कि प्रेम के बीच में आए। जी, जी, है ना? ऐसे मुद्दों पे करेंगे तो शायद जैसी भी बची है, थोड़ी बहुत जो भी बची है, वो उसका कहीं ना कहीं सदुपयोग हो सकता है। हम ये बात कह सकते हैं। और रही बात, मैम ने अभी कहा था कि मीडिया ऐसा करता है। मैं मानता हूं कि मीडिया ने और मीडिया के एक वर्ग ने महिलाओं को काफी कमोडिटी की तरह पेश किया है। लेकिन ये मीडिया ही है जो ये बातें आवाज उठाता है, तो देश का सबसे बड़ा पद भी संज्ञान में लेता है मामले को, और उसका प्रेशर बनता है, तभी जाके कार्रवाई होती है। तो मीडिया के भी दोनों ही रूप हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि सब जो हमारे अंदर की वृत्तियां हैं वो सिर्फ मीडिया की चीजों को देख के होती हैं, है ना? बिल्कुल। सरपंखा की नाक किसी मीडिया ने देख के नहीं काटी गई थी, या सीता का हरण कोई मीडिया को देख के नहीं किया गया था। ये वृत्तियां होती हैं, हम सब के अंदर होती हैं कि अच्छी बुरी वृत्तियां हर युग में रही हैं। आज अब देखिए क्या हुआ, जो वो बच्ची मिली है,
जंगली कुत्तों ने उसको नोचा, लेकिन जो पहले काम किया था उन लोगों में भी तो जंगली कुत्तों की ही वृत्ति थी। उन्होंने जिस अवस्था में उसको छोड़ा, वो मैं नहीं समझ सकता, मुझे शब्द कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि उनमें भी वो जंगली कुत्तों वाली ही वृत्ति थी। लेकिन ऐसे लोग हमारे समाज में घूम रहे, उनकी शिक्षा का या उनको मोल्ड करने का, उनके कंट्रोल करने का कोई सिस्टम नहीं बना है हमारी, ना शिक्षा में बना है और ना ही किसी तरह की सामाजिक ऐसी कोई मूवमेंट चली है जिसके द्वारा हम ऐसे लोगों को एक दिशा दे सके। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस तरह के मामले सामने आने के बाद महिलाओं के दिल में एक डर नहीं लगता है, लड़कियों के दिल में एक खौफ पैदा नहीं हो जाता? रीटा जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये नहीं लगता है कि कहीं सुरक्षा के नाम पर तो कुछ है ही नहीं, महिला एक शरीर के नाम पर चीज रह गई है? बिल्कुल बिल्कुल, हम ये जो मीडिया से मेरा पोर्ट्रेल आप न्यूज चैनल से कम और ये हमारी एडवर्टाइजिंग और फिल्म इंडस्ट्री से कहीं ज्यादा था। आप लोग पोर्ट्रे कर रहे हैं, आपका चैनल ये चीजों को, मुद्दों को उठा रहा है, बहुत अच्छी बात है, पर वही बात कि हर तरह के लोग हैं, वो अपनी अपनी भूमिका की बात, बिल्कुल वो अपनी भूमिका की बात है। पर जहां तक न्यायालय प्रक्रिया का सवाल है, उसमें भी कोर्टों ने बहुत एक्टिव रोल अदा करना शुरू किया है। और शायद अगर 9वें आरोपी ने कोशिश करी खुदकुशी की, तो कहीं ना कहीं पुलिस या न्याय प्रक्रिया का, प्रणाली का कुछ तो खौफ उसके मन में रहा जरूर होगा। और मेरा एक ही कहना है कि अगर जैसे मलिक साहब ने कहा खाप वाले दुकान चलाते हैं, मुझे तो लगता है उनको ऐसे मुद्दों को लेके भुनाना चाहिए, दुकान और चलाओ, क्योंकि ये सोशल इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि वो बोलेंगे तो सब लोग उनके साथ चलेंगे। और दूसरी बात, हम तो कोर्ट्स में भी और मैं हर फोरम पे कहती हूँ, ऐसे जो भी आरोपी हैं उनका सोशल बहिष्कार तो आपकी खाप कहे, सोसाइटी करे एक बात, उनकी कोई भी प्रॉपर्टी कुछ भी हो, सब कुछ अटैच करके जो विक्टिम की फैमिली है एक साथ 1 मिनट में उसको देना चाहिए। और इनको सारी उम्र के लिए पेनल्टी लगनी चाहिए कि आप जो कमाई कर रहे हैं उसका आधा हिस्सा आप सारी जिंदगी के लिए उनको देंगे। आई थिंक जब तक कहीं ऐसे स्ट्रॉन्ग डिटरेंस नहीं आएंगे, ये चीजें रुकेंगी नहीं। यहाँ भी कई चीजें आ गई है मैम, मैं बीच में एक बार टोकना चाहूंगा कि रेप की परिभाषा, इस पे भी बहस होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ये किस्सा आया, मैं इसलिए मुद्दा उठा रहा हूँ, जैसे ये किस्सा आया, इसी वक्त में एक और खबर आई है हमारे पास, उसको कल शायद हम डिटेल निकालेंगे। वहां एक स्त्री ने अपनी बहन के पति पर आरोप लगाया है कि वो 12 साल से उसका यौन उत्पीड़न कर रहा था, 12 साल से अपनी बहन के, है ना, ये मुद्दे जीजा जी पे। अब वो भी ये चाहती है, अब 12 साल तक वो उसके साथ जो भी जी रही थी, अब सडन उसके कोई कहीं रिश्ता गड़बड़ा गया होगा, तो मैडम ने ये आरोप लगाया उसपे। और जो व्यक्ति है जिस पे आरोप लगे वे भी रोहतक ही शहर के हैं और बड़े गणमान्य माने जाते थे उनके पिताश्री कभी, और वो बड़ी खाप से जुड़े हुए हैं, मैं अभी नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, वो वहां से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक तथ्य सामने आ गया तो हम दिखा देंगे उसको। जो कोई कहता है रेप हो गया उसको हम मान लें। मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों से ना, जिन ऐसी बच्चियों के साथ जैसे इस नेपाली बच्ची के साथ हुआ है, इनके साथ भी इनजस्टिस होता है कि हम दोनों को रेप नहीं मान सकते। ये भी एक वजह होती है कहीं ना कहीं इंसाफ में देरी की। इस तरह के भी मामले जब सामने आते हैं तो इंसाफ में देरी की वजह एक जरूर बनते हैं। संत कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था जी कि देखिए, मैं 40 साल पीछे जाइए एक बार, मैं जब पढ़ता था रोहतक में ही, तो उस समय क्या पोजीशन थी कि रात के 9 बजे वाला जो शो था, जो 12 बजे खत्म होता था सिनेमा का, उसमें से लड़कियां सिनेमा देख करके घर जाती थी। एक 2 लड़कियां रिक्शा में बैठ करके और पैदल भी घर जाती थी रात को 1 बजे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उनकी तरफ आंख उठाने की। ये सच है। ये पुलिस का खौफ नहीं रहा है, और उसका एक कारण ये भी है, मैं पुलिस को थोड़ी सी ये भी कहना चाहूंगा कि पुलिस की पावर जहां आपने ज्यादा दी है, वहां पुलिस की पावर को कम भी कर दिया। उस समय अगर कोई इस किस्म की हरकत करता, गधे पर बैठा करके एक थानेदार घुमाता था कॉलेज के सामने से, किसी लड़के की हिम्मत नहीं होती थी, बाल काट दिए जाते थे। आज पुलिस डरती है कि कहीं तो तेरे कोई फोटो ना ले ले, किसी बदमाश को अगर तू पकड़ेगा, अगर हाथ उठा दिया, तेरा कैमरे में फोटो लेके कल तेरी सस्पेंशन ना आ जाए। तो ये जो पुलिस को डर है, ये डर भी हमने पुलिस का निकालना चाहिए। आज पुलिस केवल 4 दीवारी के अंदर तो अभियुक्त से पूछताछ कर सकती है, लेकिन खुले में अभियुक्त को इज्जत देने का जो काम किया जा रहा है वो गलत है।
इसलिए पुलिस के हाथ भी कहीं बंधे हुए हैं। हमने वहां भी पुलिस को थोड़ी ढिलाई देनी चाहिए। संत कुमार जी, पुलिस के हाथ कहीं ना कहीं मीडिया के डर से नहीं बंधे हुए। कल ही पानीपत से खबर आती है, ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही है, बसों की छतों पर सफर करते हैं लोग। जब एक ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी से इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो सीधे कहता है कोई सुनवाई नहीं करता मीडिया वालों, आपको भीड़ दिखती है तो आप खुद क्यों ना भीड़ हटवा ले। तो इसमें क्या उनको अपराध का खौफ है या फिर मीडिया का खौफ है? ये भी एक सवाल है कि अगर पुलिस खुद ही अपराधियों से इतनी डरने लगेगी तो फिर किस तरीके से काम होगा। बहरहाल आपसे एक और चर्चा करना चाहेंगे, तमाम पहलू हम यहां पर गिनवा रहे हैं कि अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और उसमें बदलाव की भूमिका की बात की जाए तो क्या सिर्फ ये कहकर छोड़ दिया जाएगा कि एक जनरेशन के बाद इस तरह का बदलाव आएगा या फिर कुछ और पहल हो सकती है? संत कुमार जी। जी देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप अगर शिक्षा के माध्यम से बदलना चाहते हैं, नहीं बदलेगा जी। अभियुक्त और गलत विचारधारा के लोग डंडे की भाषा समझते हैं। आप पुलिस के डंडे को मजबूत कीजिए और पिछली सरकार की तरीके से मजबूती के साथ मैं इस सरकार से प्रार्थना करता हूं कि आप पुलिस के डंडे को मजबूत करें, अभियुक्तों के साथ सख्त कार्रवाई हो, जो लड़कियों के ऊपर गलत नजर उठाता है उसके साथ सरे बाजार में पुलिस सख्ती करे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन अगर आप ढिलाई दोगे ऐसे लड़कों को, ऐसे तत्वों को, तो ये समाज में कुरीति फैलने का काम होगा। केवल डर और डर ही इस चीज को रोक सकता है। मानसिकता, गलत मानसिकता के लोग एजुकेशन से नहीं मानेंगे, डंडे से मानेंगे। लेकिन सर, जहां तक बात एक विषय की है, आप फिर से राजनीति में आ जाते हैं कि पिछली सरकार में तो इसी रोहतक में ही 2 पुलिस वालों ने एक महिला के साथ इतना बुरा किया था कि उसको आके डीजीपी के ऑफिस में आत्मदाह करना पड़ गया था। तो आप कम से कम ऐसे मौके पे तो राजनीति ना करें, ऐसे पे तो बार बार अपनी सरकार को क्रेडिट ना दें, क्योंकि महिलाओं के साथ अत्याचार पूर्व सरकार के समय भी खूब होते रहे। रोहतक में अपना घर वाला इशू भी है ना, तो फिर बहुत सारे मुद्दे उठते हैं और मुद्दा डाइवर्ट होता है उससे। मलिक साहब, यहाँ पर चर्चा एक और ये भी करेंगे कि शिक्षा से नहीं बदलाव हो सकता है, सामाजिक संगठनों के जागरूक करने से नहीं बदलाव हो सकता है। ये लोग होते कौन है जिन पर किसी चीज का बदलाव ही नहीं हो सकता है? देखिए, कई तरह के कारण हैं। जैसे अभी क्रेडिट ले रहे हैं पूर्व सरकार के समय में जमीनों के ऐसे अजीबो गरीब रेट बने जिनका कोई आधार नहीं था। उस इलाके का सबसे ज्यादा जो कैरेक्टर बदला है वो उस अनाप शनाप पैसे से बदला है। उस अनाप शनाप पैसे ने ऐसा असर किया है। आपकी अभी खबर में ब्रेकिंग न्यूज में एक ऐसा था कि बेटे ने माँ से और बहन से पैसे मांगे, उसने नहीं दिए तो माँ और बहन का ही मर्डर कर दिया। ये कहीं से जो किरदार बदला है उस अचानक आए पैसे से भी बदला है, उसका भी दोष है। ये कोई सिर्फ मीडिया का दोष नहीं है कि जो जमीन पड़ी थी वो पड़ी जमीन करोड़ों में बिकने लगी। जिन्होंने करोड़ सोचा नहीं था, जिनको लगा ही नहीं कि मेहनत पसीना बहा के पैसा आता है, उनको लगा 2 बातें मारने से ही पैसा आ जाता है, और अब वो पैसा नहीं आ रहा है तो वो माँ बहनों का भी मर्डर कर रहे हैं, है ना। तो ये पूरे इलाके का जो कैरेक्टर बदला है उसमें पूर्व सरकार के समय में कुछ और घटनाएं भी घटी हैं, उनको भी ध्यान में लिया जाए। दिल्ली रेप केस भी शायद उसी वक्त होगा, अपना घर का कांड जो हुआ था, अपना घर का कांड हुआ था। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है समाज का। हमें ये लगता है कि सिर्फ शिक्षा स्कूलों की नहीं होती, शिक्षा घर की भी होती है। माँ अपने बेटे को क्या समझाती है, बहन अपने भाइयों को क्या समझाते हैं, पिता क्या समझाते हैं, आस पड़ोस के बड़े बुजुर्ग टोकने वाले। एक बात मुझे ठीक लगी, संतराम जी कह रहे हैं कि पहले एक समय अच्छा था कि लोग रात को रामलीला भी देख के आते थे, लेट नाइट फिल्म भी देख के आते थे और आराम से घर पे आते थे। मैंने खुद देखा वो माहौल, बड़ा ठीक माहौल था कि 12 बजे वाला शो भी ठीक था। मुझे लगता है कि सिर्फ पुलिस का खौफ नहीं था जब कि पुलिस वालों को एक ऐसा मौका दे दो कि किसी का पैसा लेकर किसी के छोरे के सर के बाल काट दो, ऐसे भी होते थे काम, है ना। वो मौके के मजिस्ट्रेट हो जाते थे, वो भी गलत था। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल था कि अगर किसी के साथ गलत होता दिखता था तो हमारे में से ही कुछ लोग टोका करते गलत है, आगे बढ़ के कोशिश करते थे। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ पुलिस आ जाएगी, ये लगता था कोई घर का सीनियर, कोई अड़ोसी पड़ोसी चाचा ताऊ, इसकी शर्म बची थी, अब वो शर्म भागी हुई है। सबसे बड़ा कारण ये है, और उसके मल्टीपल कारण है। उसमें एक मीडिया भी कारण हो सकता है, मीडिया का ओवर एक्सपोजर भी कारण हो सकता है। लेकिन ये जमीन जायदादों के जो अचानक पैसे का इजाफा हुआ है, जो ये भौतिकवाद भी आया, इसका भी असर हो सकता है। कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है, कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं मलिक साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। सामाजिक तंत्र का मजबूत होना बहुत जरूरी है, जो कि आज वो छिन भिन होता जा रहा है। इसी के साथ साथ जो अच्छे लोग हैं उनका आगे आना बहुत जरूरी है। मुझे स्वामी विवेकानंद का एक कोट ध्यान में आ रहा है, इट इज नॉट द एक्टिविटी ऑफ बैड पीपल, इट इज द इनएक्टिविटी ऑफ गुड पीपल दैट स्पॉइल्स द सोसाइटी। तो कहीं जो हमारे अच्छे लोग हैं वो
अपने आप को इन केसेस के साथ रिलेट नहीं करते, एसोसिएट नहीं करते, घर से बाहर नहीं निकल के आते, जिनसे कि गलत काम करने वालों के लोगों की जो है अपना हिम्मत जो है बढ़ती चली जाती है। तो इनको आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। और अगर हम वैसे हमने पुराने काल में भी देखें, अच्छाई और बुराई हर काल में रही है, चाहे रामायण ले, महाभारत ले, पर एक चैलेंज क्या रहा है, बुराई हमने देखा है हमेशा इकट्ठी रहती है, अच्छाई को इकट्ठा करना ही बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। जब जब अच्छाई इकट्ठी हो गई तो बुराई के ऊपर विजय पाई है। तो चैलेंज ये है, आज आपने एक चर्चा का शुरुआत की है, तो ये बात आगे तक जाएगी, कारवां जुड़ेगा। तो हम जब जो चिंतक हैं, समाज के अच्छे लोग हैं, निकल के घर से बाहर आएंगे, इन मुद्दों के ऊपर अपनी राय रखेंगे, इन मुद्दों के ऊपर अपनी कार्रवाई करेंगे, अपने अपने मोहल्ले में, इलाके में, शहर में, तो इन चीजों के ऊपर नकेल लग सकेंगे। कुछ बदलाव जी, समय बहुत कम है। बहुत छोटे में बात कहूंगी कि बहुत जरूरी आज जो है स्कूल्स की एजुकेशन में से मॉरल एजुकेशन बिल्कुल गायब हो गई है, जो हमें बहुत जरूरी है दोबारा लानी। सेल्फ डिफेंस लड़कियों का जो आप स्पोर्ट्स बच्चों को कराते हैं, सेल्फ डिफेंस लड़कियों को सिखाएं, बहुत जरूरी है। और साथ साथ जब तक समाज के बहुत सारे एनजीओ जुड़ के हम उनको भी समाज में जब कुछ भी ऐसा होता है इक्वली अकाउंटेबल बनाएं। सामाजिक संस्थाएं सिर्फ यूएन से फंडिंग लेने के लिए नहीं है कि उनके पास पैसा आ गया, कागज भर दिए, वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं जब समाज में ऐसा कुछ भी होता है। तो मेरा ख्याल अगर उन सबको हम एक जिम्मेदारी दें तो शायद माहौल जरूर बदलेगा और उसमें जनरेशन के गैप की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम इतनी लंबी इंतजार करें। जी बिल्कुल, पहलू कुछ और भी है जिन पर चर्चा की जा सकती है कि आखिर इस तरह के बदलाव के बाद शायद महिला सुरक्षा के नाम पर, बेटी बचाओ के नाम पर कुछ अच्छे सकारात्मक पहलू दुनिया के सामने, मीडिया के सामने, लोगों के सामने आ सके। लेकिन आखिर में एक सवाल यही छोड़कर जाते हैं कि क्या इस चर्चा के बाद, क्या इस घटना के बाद, क्या इस पूरी वारदात के बाद लोगों में कुछ जागरूकता होगी या फिर इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वाले लोगों पर कुछ असर होगा? इस सवाल के साथ चर्चा को छोड़ जाते हैं। सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बेहद शुक्रिया। देखते रहिए वन तहलका हरियाणा। नमस्कार। बलात्कार किए गए एक विभत्स तरीके से किया हुआ है। फांसी की सजा जो है महिला आयोग रिकमेंड करता है।